दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्मीनिया भारत की सबसे एडवांस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहा है। वहीं ग्रीस मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि भारत एक नया संगठन यानी क्वाड 2.0 वेस्ट एशिया में बना चुका है, जो कि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के एक्सेस को एक बड़ा झटका है। और इस नए ग्रुप को लेकर एक महीने पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, और अब ग्रीस मीडिया की तरफ से इसकी कंफर्मेशन भी सामने आने लग गई है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब वेस्ट एशिया में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। हाल ही में भारत ने एक नई रणनीति के तहत ग्रीस, अर्मीनिया और साइप्रस के साथ मिलकर एक नया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन का उद्देश्य है तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और पाकिस्तान तुर्की की नजदीकियों का जवाब देना। भारत और अर्मीनिया के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जब ईरान इजरायल संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे, तब भारत ने अर्मीनिया की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला। करीब 110 भारतीयों को नुरदुज अगराक बॉर्डर के रास्ते अर्मीनिया लाया गया और वहां से उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। इस अभियान ने भारत और अर्मीनिया के बीच भरोसे और सहयोग के नए स्तर को दिखाया। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस का दौरा भी किया। ये दौरा खास इसलिए था क्योंकि बीते 2 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा थी। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। ये तुर्की, मिस्र, इजराइल और सीरिया, लेबनान क्षेत्र के बहुत करीब है। ऐसे में भारत का साइप्रस से नजदीक आना एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है। भारत अब एक ऐसा रणनीतिक धुरी बना रहा है जिसमें तुर्की के पुराने विरोधी देश जैसे अर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस शामिल है। ये तीनों देश तुर्की की विस्तारवादी नीति से लंबे समय से परेशान है। भारत अब इन देशों के साथ मिलकर तुर्की के प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहा है। इसकी जानकारी जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, ग्रीस मीडिया की तरफ से ही सामने आई है। तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य साजो सामान की आपूर्ति की थी, जो उसके भारत विरोधी रुख को साफ दिखाता है। इसके जवाब में भारत ने उन देशों से संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया है जो तुर्की की नीति से असहमत है और भारत के साथ रणनीतिक सहयोग के इच्छुक है। तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। तुर्की लगातार एजियन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहा है। ग्रीस ने इसे सख्ती से खारिज किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की इस नीति के खिलाफ आवाज भी उठाई है। ये विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। साइप्रस का मामला भी कुछ अलग नहीं है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में जबरन कब्जा कर लिया था और आज तक वह हिस्सा तुर्की के नियंत्रण में है। इस अवैध कब्जे के चलते साइप्रस आज तक अस्थिर है और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित रहता है। भारत का साइप्रस के साथ गठबंधन न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सामरिक लिहाज से भी अहम है। इसके अलावा तुर्की और अर्मीनिया के रिश्ते भी ऐतिहासिक रूप से बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। 1915 में हुए अर्मीनियाई नरसंहार की पीड़ा आज भी अर्मीनियाई जनता के दिल में ताजा है। हाल ही में जब नागर्नो काराबाग संघर्ष हुआ, तब तुर्की ने खुले तौर पर अजरबैजान का समर्थन किया। इस समर्थन के चलते 1 लाख से ज्यादा जातीय अर्मीनियाई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इस पूरे प्रकरण ने तुर्की के खिलाफ अर्मीनिया की नाराजगी को और गहरा कर दिया। भारत की भूमिका अब वेस्ट एशिया में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत एक और जहां तुर्की पाकिस्तान गठबंधन का जवाब देने के लिए नई रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वो उन देशों के साथ गहरी साझेदारी बना रहा है जो भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं। ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ मिलकर भारत एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है जो न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम साबित हो सकता है। ये गठबंधन न सिर्फ तुर्की की नीति को चुनौती देगा बल्कि भारत के लिए यूरोप और वेस्ट एशिया में नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा। इस रणनीति के जरिए भारत अब वेस्ट एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की तैयारी में है। जहां एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत ने अब ऐसे साझेदारों को चुना है जो तुर्की के खिलाफ पहले से ही मुखर हैं। ये गठबंधन आने वाले वर्षों में
क्षेत्रीय भू राजनीति को नया आकार दे सकता है। भारत की ये पहल न केवल उसकी विदेश नीति को नया आयाम दे रही है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत अब वेस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज करा पाएगा। ये गठबंधन आने वाले समय में तुर्की के प्रभाव को संतुलित करेगा और भारत को एक विश्वसनीय और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अर्मीनिया से आ रही है और वह भारत से एक और मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहा है। अभी कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि ब्लैक सी में कॉरिडोर का ऑफर अर्मीनिया की तरफ से भारत को दिया गया है। वहीं अब अर्मीनिया के द्वारा भारत की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल की डिमांड की गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें भारत के स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अर्मीनिया की वायुसेना के Su-30SM फाइटर जेट्स में शामिल करने की योजना पर चर्चा हो रही है। भारतीय डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 110 किलोमीटर है, जो कि रूस निर्मित R-77 मिसाइल की तुलना में कहीं बेहतर है, जिसकी अधिकतम रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर है। अगर ये सौदा तय होता है तो ये अर्मीनियाई वायुसेना की हवा से हवा में लड़ने की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। बातचीत में ये भी संकेत मिले हैं कि अर्मीनिया भारत की आने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 में भी रुचि दिखा रहा है। हालांकि मार्क 2 का उत्पादन अगले साल शुरू होने की संभावना है, इसीलिए ये साफ नहीं है कि अर्मीनिया दोनों वर्जन लेना चाहेगा या फिलहाल मार्क 1 से ही शुरुआत करेगा। अस्त्र मार्क 1 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसमें एक्टिव रडार होमिंग, स्मोकलेस प्रोपल्सन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ सुरक्षा जैसे फीचर्स शामिल है। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों में अस्त्र मार्क 1 को पहले ही शामिल किया जा चुका है और इसमें भारत रूस द्वारा मिलकर बनाया गया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC इस्तेमाल किया गया है। यही DFCC स्वदेशी हथियारों को फाइटर जेट्स में आसानी से शामिल करने की सुविधा देता है। हालांकि अर्मीनिया के Su-30SM विमानों में अब भी रूसी DFCC लगा हुआ है। अगर अर्मीनिया अस्त्र मिसाइल को शामिल करना चाहता है तो इसे अपने विमानों के DFCC को भारत रूस द्वारा बनाए गए DFCC से बदलना होगा। ये तकनीकी रूप से एक चुनौतीपूर्ण और खर्चीला काम है, जिस पर अर्मीनिया को सोच समझकर फैसला लेना होगा। अर्मीनिया ने ये 4 Su-30SM विमान 2020 में रूस से खरीदे थे, जो अब उसकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। अगर इन विमानों में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल लगाई जाती है तो इसकी मारक क्षमता, सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। जहां मार्क 1 पहले ही परीक्षण और संचालन में सफल साबित हो चुकी है, वहीं अस्त्र मार्क 2 की रेंज और भी ज्यादा है, लगभग 160 किलोमीटर। इसके अलावा इसमें और भी कई उन्नत तकनीकें शामिल होगी, लेकिन क्योंकि इसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए अर्मीनिया जल्दबाजी में मार्क 1 को प्राथमिकता दे सकता है, ताकि अपनी वायु सुरक्षा को जल्दी मजबूत किया जा सके। यह संभावित डील भारत और अर्मीनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। भारत अब एक भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है, खासकर उन देशों के लिए जो रूस और तुर्की से दूर हटकर नए रक्षा साझेदारों की तलाश में है। अगर ये समझौता पूरा होता है तो भारतीय वायुसेना के बाद अर्मीनिया अस्त्र मिसाइल का दूसरा ऑपरेटर बन जाएगा। ये भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है, लेकिन सौदे की राह में सबसे बड़ी चुनौती Su-30SM के DFCC को बदलने का खर्चा ही है। अर्मीनिया को यह तय करना होगा कि वह इस तकनीकी अपग्रेड पर कितना खर्चा करने को तैयार है और क्या ये निवेश उसके लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से भारत और अर्मीनिया के रिश्ते रक्षा क्षेत्र में गहराते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अस्त्र मिसाइल की डील सिर्फ एक मिसाइल ट्रांसफर नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते रक्षा प्रभाव और अर्मीनिया के रणनीतिक झुकाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या भारत को अपनी एडवांस मिसाइल अस्त्र को अर्मीनिया को सौंपना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।